Hello everyone, welcome to the GATE BT 2024 PYQ डिस्कशन वीडियोस। आज इस स्पेसिफिक सीरीज का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ, जिसको आप चैनल का प्लेलिस्ट यूज करके देख सकते हो। एंड आज के स्पेसिफिक वीडियो में हम कुछ एनएटी टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे जो कि 1 मार्क्स के हैं, एंड उसके साथ साथ 2 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लेंगे। एंड इसके बाद एक और पार्ट आएगा, जो थर्ड पार्ट आएगा, वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उसमें हम लोग सारे के सारे 2 मार्क्स के एनएटी टाइप क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं गेट 2024 में, गेट बाय के 2024 में, वो सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके साथ साथ सारा के सारा एमएसक्यू भी डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए होने वाला है बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस मोस्टली देखने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे बायो प्रोसेस से, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि गेट बीटी के एग्जाम में बायो प्रोसेस का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। सो एंड स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम भी रहता है इसी बायो प्रोसेस से, क्योंकि उनको न्यूमेरिकल नहीं आता है या फिर टॉपिक समझ में नहीं आते, तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझना है देन नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, मिस मत करिएगा। एंड चैनल को इफ़ अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। सो अभी शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the basic principle of Sanger's DNA sequencing method? बहुत ही इजी है। तो सभी को पता है कि जो सैंगर का डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड था वो बेस्ड था किस पे? वो बेस्ड था चेन टर्मिनेशन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स पे। तो इसीलिए सैंगर सीक्वेंसिंग को चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहा जाता है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। एक बार शॉर्ट में इस सीक्वेंसिंग को, सैंगर डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड को देख लेते हैं। तो सैंगर ने क्या किया था, उन्होंने 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए थे। उन चारों के चारों टेस्ट ट्यूब में उन्होंने टेस्ट ट्यूब के हर एक में उन्होंने 4 डीएनटी ऐड कर दिए थे। उसके साथ साथ उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिया था। फिर उन्होंने बफर, मैग्नीशियम आयन एंड और भी जितने भी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो सारे का सारा उन्होंने उन टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया था, उन चारों के टेस्ट ट्यूब के हर एक में उन्होंने 4 अलग अलग डीडी एंटीटीज ऐड कर दिए थे। मतलब क्या? मतलब देखो, इस पहला टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डीडी जीटीपी ऐड किया, देन सेकेंड टेस्ट ट्यूब में शायद उन्होंने डीडी टीटीपी ऐड किया, थर्ड में डीडी सीटीपी एंड फोर्थ में डीडी टीटीपी ऐड कर दिया। अभी क्या होगा, जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता जाएगा तो जहाँ कहीं पे भी ये डीडी एंटीटीज इनकॉर्पोरेट होंगे, वहाँ पे क्या होगा, ये उस डीएनए चेन को टर्मिनेट कर देंगे। देयरफॉर क्या होगा, इन चारों के चारों टेस्ट ट्यूब के हर एक में 100 and thousands ऑफ डिफरेंट साइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स हमें मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन सारे फ्रैगमेंट्स को एक जेल में रन करवाए थे। एक एगारोस जेल में उन्होंने रन करवाया। एगारोस जेल में रन करवाने से क्या हुआ, वो जितने भी डीएनए फ्रैगमेंट्स थे वो सारे के सारे अपने साइज के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। अभी आफ्टर दिस स्टेप उन्होंने इस जेल को एनालाइज किया एंड फाइनली एनालाइज करके उन्होंने एक डीएनए सीक्वेंस को उन्होंने ऐसे यहाँ पे डिराइव कर लिया था। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था सैंगर्स डीएनए सीक्वेंसिंग का। अभी लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। An element that is present in a nucleotide but not in a nucleoside is dash। बहुत ही इजी है, सभी को पता है। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फॉस्फोरस। देखो डायग्राम पे आप देख सकते हो न्यूक्लियोसाइड किस चीज से बनी हुई होती है। इसमें 5 कार्बन का एक नाइट्रोजनस बेस रहता है एंड उसके साथ साथ एक शुगर मॉलिक्यूल रहता है। एंड इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें एक 5 कार्बन का नाइट्रोजनस बेस रहता है, एक शुगर रहता है एंड उसके साथ साथ एक फॉस्फोरस रहता है। सो एक्स्ट्रा कौन सा चीज रहता है इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड? तो दैट इज फॉस्फोरस। सो डिफरेंस आता है फॉस्फोरस के वजह से। सो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, दैट इज फॉस्फोरस।
नाउ क्वेश्चन में पूछा है क्रेब्स साइकिल और टीसीएस साइकिल these are dash pathway. ऑप्शन ए इज ओनली एनाबोलिक, ऑप्शन बी इज ओनली कैटाबोलिक, ऑप्शन सी इज एम्फीबोलिक एंड ऑप्शन डी इज पॉलीजेनिक. सो क्रेब्स साइकिल जो होता है ये एक्चुअली बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शन होता है. एनाबोलिक कब होगा? जब एटीपी एंड एनएडीएच का अमाउंट ज्यादा होगा. एंड कैटाबोलिक कब होगा? जब एडीपी एंड एनएडी का अमाउंट ज्यादा होगा. एंड वो पाथवे जो बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक मैनर में काम करते हैं उनको कहा जाता है एम्फीबोलिक पाथवे. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, दैट इज एम्फीबोलिक. Next question is, if a denatured protein of human origin is injected into a rabbit, antibodies generated will recognize the dash structure of the protein. Option A is primary, option B is secondary, option C is tertiary and option D is quaternary. सो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा है? इन्होंने पहले एक प्रोटीन को डिनेचर कर दिया है एंड डिनेचर करने के बाद इन्होंने उस प्रोटीन को एक स्पेसिफिक रैबिट में इंजेक्ट करवाया है. अभी प्रोटीन को एक डिनेचर कर देंगे तो क्या होगा? उसका फोर्स तो अभी बचेगा नहीं. सो सेकेंडरी, सो टर्शियरी और क्वाटरनरी तो आएगा नहीं एंड सेकेंडरी भी नहीं आएगा. बचेगा क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर. किससे प्राइमरी? बिकॉज प्रोटीन को डिनेचर करने का मतलब होता है उसके नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को तोड़ देना. एंड अभी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन सारे के सारे टूट जाएंगे तो प्रोटीन अपने प्राइमरी फॉर्म में आ जाएगा. देयरफॉर जो एंटीबॉडीज रैबिट के बॉडी में जनरेट होगा वो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करेगा. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. All pseudogenes do not code for a dash. बहुत ही इजी है. आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटीन विथ अ ओरिजिनल फंक्शन. pseudogenes के हम लोग डेफिनेशन में ही ये पढ़ते हैं कि pseudogen कभी भी प्रोटीन विथ ओरिजिनल फंक्शन को कोड नहीं करता है. ओके, प्रोटीन विथ ऑल्टर्ड फंक्शन कर सकता है. आरएनए विथ कोडिंग सीक्वेंस ये भी हो सकता है. आरएनए विथ रेगुलेटरी फंक्शन ये भी हो सकता है. तो यहाँ पे पूछा था डू नॉट कोड फॉर इट. सो किसको कोड नहीं करते? वो प्रोटीन विथ ओरिजिनल फंक्शन को कोड नहीं करते. आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. नाउ डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डैश. ये क्वेश्चन बायोप्रोसेस से है. आपको डिग्री ऑफ रिडक्शन के बारे में आइडिया होना जरूरी है. एंड ये जो डिग्री ऑफ रिडक्शन वाला टॉपिक है ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ गेट बीटी एग्जाम. हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन एटलीस्ट इस डिग्री ऑफ रिडक्शन से रहता ही है. सो अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर नहीं पता है तो देख लीजिए कैसे सॉल्व होते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? वो होता है वैलेंसी पता होना. कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेंगे, जैसे कि कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो इन सब का एटलीस्ट वैलेंसी आप याद कर लीजिए. सो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? +4. हाइड्रोजन का +1 एंड ऑक्सीजन का होता है -2. अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें निकलना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन. तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलती है? देखिए, कार्बन का वैलेंसी कैसा? +4 एंड कितने मॉलिक्यूल थे हमारे पास? कार्बन के 2 मॉलिक्यूल थे. तो क्या होगा? +4 × 2 प्लस हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 एंड हमारे पास अगेन 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का. तो +1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 एंड 4 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, देयरफॉर -2 × 4. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 2. अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया 2. अभी डिग्री ऑफ रिडक्शन निकलने के लिए क्या करेंगे? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन को हम नंबर ऑफ कार्बन से, टोटल नंबर ऑफ कार्बन से डिवाइड कर देंगे. सो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितना निकला? 2 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है? 2. सो 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा? 1. सो दैट मीन्स यहाँ पे हम जो डिजिट इनपुट करोगे आप तो क्या इनपुट करोगे? 1 इनपुट करोगे. ओके, सो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था डिग्री ऑफ रिडक्शन से एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लर्न कर लेना एक बार अच्छे से. 1 से 2 मार्क्स आपका गेट में पक्के मिल जाएंगे इस डिग्री ऑफ रिडक्शन टॉपिक से. नाउ ये क्वेश्चन अगेन माइक्रोबियल ग्रोथ रेट काइनेटिक्स है. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं.
कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स के एक टॉपिक का एक लेक्चर लिया है। इफ आपको प्रॉब्लम है इस टॉपिक पे एंड आप लर्न करना चाहते हो इस टॉपिक को, तो आप मेरे उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। मैंने सारा का सारा फॉर्मूला वहाँ पे अच्छे से एकदम डिराइव करके बताया है एंड सिर्फ उतना ही अगर कर लोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर नहीं तो आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स नाउ अभी मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, इफ द रेट एट व्हिच इकोलाई डिवाइड्स इज 0.5 पर आवर देन इट्स डबलिंग टाइम इज डैश आवर। सो यहाँ पे इन्होंने देख सकते हो आप लोग के की वैल्यू, मतलब कि जो ग्रोथ रेट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास दिया गया है, दैट इज 0.5 पर आवर एंड हमें क्या निकलना है, डबलिंग टाइम यानी कि जनरेशन टाइम और जी की वैल्यू हमें निकलना है। तो जी के साथ टी का रिलेशन क्या होता है, दैट इज जी इक्वल टू 1/k। अभी यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या डिजिट इनपुट करोगे, 2 इनपुट करोगे। अभी गेट के एग्जाम में बच्चों ने यहाँ पे गलती क्या किया था, उन्होंने इस ग्रोथ रेट के से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको उन्होंने स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू समझ लिया था। ओके, दैट इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। तो उन्होंने एक अलग फॉर्मूला लगा दिया था, देयरफॉर यहाँ पे आंसर गलत हो गया था उनका। तो आपको ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रोथ रेट एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बोथ आर different thing. Okay, specific growth rate is specific because it is specific for every other organism. That the specific growth rate will be different for the species of E. coli will be different than for the species of bacillus it will be different or something like that. Okay, so इस specific growth rate को कभी भी growth rate के साथ confuse मत होना आप। and क्वेश्चन में जब तक आपको बताया नहीं गया है कि ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू है, तब तक उसको आप स्पेसिफिक ग्रोथ रेट करके कभी भी कंसिडर नहीं करोगे। तो याद रखना इस बात को। नाउ ये स्टेरिलाइजेशन से है, अगेन बहुत ही इजी है, सिर्फ सिंपल से फॉर्मूला से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। The decimal detection time of a microbe during sterilization at 120 degree centigrade with a first order thermal death rate constant of 1 minute inverse will be dash minute and क्या बोल रहा है इसके साथ rounded off to first decimal place। ओके, तो देखो यहाँ पे इन्होंने डेथ रेट, थर्मल डेथ रेट कांस्टेंट के की वैल्यू इन्होंने बता रखा है, दैट इज 1 मिनट इनवर्स एंड हमें डेसिमल रिडक्शन टाइम डी की वैल्यू निकालना है। सो डी के फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ n0 डिवाइडेड बाय nt इनटू k। n0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड nt इज द फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल। एंड डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम स्पेन होता है जिसमें bacteria reduce their time, जिसमें bacteria reduce their number by 1/10। okay, that means if initial cell number 100 था, then after one decimal reduction time there will be 10 bacterial cell remaining, or if initial cell number was 10 then after one decimal reduction time it will be 1। okay, so जो भी initial value रहेगा आफ्टर 1 डेसिमल रिडक्शन टाइम उसका 1/10 रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको याद रखना। अभी मैंने यहाँ पे 10 मान के किया है, इनिशियल मैंने 10 ले लिया है, देयरफॉर आफ्टर 1 डेसिमल रिडक्शन टाइम कितना बचेगा हमारे पास सेल, एक ही बचेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल लॉग ऑफ 10/1 इंटू हमारे पास के का वैल्यू दिया गया है 1। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.30। मगर यहाँ पे अगर आपने डिजिट इनपुट किया 2.30 तो हो सकता है आपका आंसर गलत माना जाए। इसलिए बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया है फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने को। तो राउंड ऑफ करके आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2.3 आएगा आपका। तो यहाँ पे डिजिट इनपुट करते टाइम आप 2.3 लिखोगे। तो गेट का न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम दो चीज़ों का
अच्छे से ख्याल रखना। वन इज इफ ऑल द यूनिट्स आर सेम और नॉट, एंड सेकेंड वन इज कितने पॉइंट तक उन्होंने राउंड अप करने को बोला है। अगर इतना नहीं करोगे तो हो सकता है आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन सही होने के बावजूद भी आपका आंसर गलत हो जाए एंड आपको मार्क्स ना मिले। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना। ओके, सो ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से है। हमको बायोलॉजिकल वेक्टर के साथ डिफरेंट डिजीज को मैच करवाना है। तो देखिए, येलो फीवर किस येलो फीवर का वेक्टर कौन है? मॉस्किटो है। तो इसका क्या आएगा? 2। इसका 2 दो ऑप्शन में है, ए में है एंड सी में है। तो बी एंड डी हमारा पहले ही बाहर हो गया। अभी ये ट्रिपेनोसोमियासिस क्या करते हैं? ट्रिपेनोसोमियासिस का वेक्टर होता है टेस्टिफ्लाई। तो क्यू का 1 आएगा, इसका 2 एंड क्यू का 1। इसका 2 क्यू का 1 ए में है और कहीं पे है क्या? और कहीं पे भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। नाउ अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से। लाइपेज कहाँ पे यूज होता है? लाइपेज ऑयल डिग्रेडेशन में यूज होता है। तो पी का आएगा 2। पी का 2 दो ऑप्शन में है, बी एंड सी। ए और डी हमें देखने की जरूरत नहीं है, पहले ही एलिमिनेट हो गए। नाउ ये ग्लूकोसिडेस क्या करते हैं? ग्लूकोसाइडेस ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड प्रोडक्शन में यूज होता है। तो इसका 3 ऑप्शन बी में है। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग में इफ हमें एक दो का भी मैच पता हुआ तो आराम से हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जो मैच द फॉलोइंग होते हैं उनको कंपैरेटिवली इजी माना जाता है एंड इसमें गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। एंड इफ एक दो ऑप्शन को मैच करके ही आपका आंसर आ जाता है तो आप बहुत सारा टाइम अपना सेव भी कर सकते हो एग्जाम हॉल में। तो एग्जाम में जरूर से इस ट्रिक को आप यूज करना। नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से मैच करते हैं। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करते हैं? ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो ये क्या होगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस पर यूज होगा। तो क्यू का क्या आएगा? 3। क्यू का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। बस देख सकते हो कैसे एक ही ऑप्शन से हमने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। अगर आपको आ रहा है तो जरूर से अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन को। नाउ अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइपोक्सेंथिन ये क्या होता है? ये हाइब्रिडोमा में यूज होता है। A component of a medium for selection of hybridoma in monoclonal antibody production। आर का क्या आएगा? 4। आर का 4 दो ऑप्शन में है, ए एंड बी। सी एंड डी हमें अगेन देखने की जरूरत नहीं है। अभी नियोमाइसिन का देखते हैं। नियोमाइसिन क्या होता है? ये एंटीबायोटिक है एक टाइप का एंड ये क्या करेंगे? ये सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफेक्टेड मैमेलियन सेल लाइन पे ये यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इसका क्या आएगा? 2। अगेन आंसर निकल आया, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ इथिडियम ब्रोमाइड सभी को पता होता है। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स को स्टेन करते हैं। तो आर का क्या आएगा? 4। आर का 4 दो में है, सी में है और डी में है। ए और बी हमारा एलिमिनेट हो गया। पी का 2 नाउ दोनों में ही है। क्यू का देखते हैं। क्यू में है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड आपका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज होता है। तो क्यू का आएगा? क्यू का क्या आएगा? क्यू का आएगा 3। तो क्यू का 3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नाउ देखिए टेक्निक से है। यहाँ पे देखिए 15n लेवल प्रोटीन, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 15n क्या है? इसका ऑड मास नंबर है, मतलब ये क्या होगा? ये एनएमआर एक्टिव हो गया। तो आर का क्या आएगा? 4। आर का 4 बी में, आर का 4 तीनों में है। तो ठीक है, एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अभी पॉलीक्रैलेमाइड क्या करते हैं? पॉलीक्रैलेमाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है। इसका 3। देखिए बी में और डी में, सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। तो क्यू का आएगा 1। क्यू का 1, आर का 4, एस का 3। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अगेन ये वापस से मैच द फॉलोइंग टाइप का ही है।
डाउन सिंड्रोम क्या क्या होता है, सभी को पता है, ये होता है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 से। सो इसका आएगा 2। बी एंड सी में है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए एंड बी हमारा एलिमिनेट हो गया। जेरोडर्मा पिगमेंटोसम किससे रिलेटेड है, ये होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज पेयर। तो क्यू का आएगा 1, क्यू का 1 एंड एस का 2। देखते हैं कहाँ पे है, क्यू का 1 एस का 2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। नाउ अगेन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक एवोल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा है द एवोल्यूशन ऑफ विंग्स इन बैट्स एंड इंसेक्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ एवोल्यूशन। ऑप्शन ए इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी इज डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी इज न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी इज पैरेलल। So wings in bats and wings in insects, they are actually functionally similar and structurally different. सो फंक्शन इस टाइप के ऑर्गन्स जो कि फंक्शनली तो सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, तो उनको कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन। एंड एनालोगस ऑर्गन बनते हैं किस टाइप के एवोल्यूशन से, वो बनते हैं ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। सो यहाँ पे आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक कंपैरेटिव पिक्चर रख दिया है। इन केस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, एक कॉमन एंसेस्टर उनका प्रेजेंट होता है, उनसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिराइव होते हैं, जो कि क्या होता है काफी टाइम से अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में रहने की वजह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं। एंड इस टाइप के डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से बनता है होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चरली तो सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन आर्म्स, डॉग लेग एंड यस हाँ, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स। सो इन सारा का सारा ऑर्गन ह्यूमेरस, रेडियस एंड अल्नस से ही बनते हैं, लेकिन बिकॉज वो अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, सो देयरफॉर इन सभी का फंक्शन टाइम के साथ साथ अलग हो गया है, देयरफॉर वो क्या हो गया है, उनका डाइवर्जेंस हो गया है, ठीक है। एंड कॉन्वर्जेंट में क्या होता है, इन दिस केस देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर एंड इससे एनालोगस ऑर्गन्स बनते हैं। एनालोगस मतलब क्या, वो ऑर्गन जो फंक्शनली तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, all of these are structurally different but they are functionally same। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को, इस टाइप के ऑर्गन को हम क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। ओके, सो ये सिंपल स्टफ था। अभी लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन अगेन बायोप्रोसेस से है एंड बहुत ही इजी है। अंडर कंप्लीट सेल washout condition in a chemostat with a sterile feed, which of the following statement is or are correct? आपको यहाँ पे इज और आर देख के लग सकता है कि ये शायद एमएसक्यू है, लेकिन नहीं, ये एमसीक्यू ही है एंड इसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए में बोला है बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इन द रिएक्टर इज मैक्सिमम, ये नहीं हो सकता। वॉश आउट के कंप्लीट सेल वॉश आउट के कंडीशन में ये तो पॉसिबल नहीं है। बी इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द एग्जिट स्ट्रीम इज लेस देन दैट इन द इनलेट स्ट्रीम, नो। यहाँ से जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाहर जाता है उसका, यहाँ से जो सबस्ट्रेट बाहर जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो इसके अंदर है उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा, तो बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द एग्जिट स्ट्रीम इज इक्वल टू दैट इन द इनलेट स्ट्रीम। यस एग्जैक्टली, मैंने अभी बोला इस स्टेटमेंट को। ऑप्शन डी इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द एग्जिट स्ट्रीम इज 0, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड वापस से मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर आप मिस नहीं कर रहे हो। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बायोप्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, जो कि फ्लूइड रियोलॉजी से पूछे गए हैं या फिर केएलए से ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट से पूछे गए हैं।
ओके, ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट, ऑक्सीजन आपके एक्सेट्रा, ये सब टॉपिक से पूछे गए हैं। थर्मोडायनामिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं एंड उसके साथ साथ सारे के सारे एमएसक्यू भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, feel free to ask in the comment section. I will answer it and thank you for watching.